अपन करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले द स्टैंडर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज ऐसे 540। अब ऐसे 540 किस चीज के बारे में है, नोट चाहिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसे 540 किस चीज के बारे में है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। तो ये स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में भाई साहब, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, राइट। अब देखना, सबसे पहले अगर अपन ऐसे 540 की बात करें, अगर अपन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें, व्हेन वी थिंक अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब क्या हो गया, मतलब जो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। एक होता है एक्चुअल्स, एक होता है एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट्स मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, assumptions के ऊपर जो बेस्ड होता है। और एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, बिकॉज दिस आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, दिस आर जस्ट द एस्टिमेट्स, राइट। अब देखना, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे अपन ने ये जो शब्द है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अपन इसका रेफरेंस देखा है। तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे अपन ने इस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का रेफरेंस देखा है, एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद अपन स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो ऐसे 315 की अगर बात करें तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और उसके अंदर जब हम सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, तो जब हम सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो याद करो, उन सिग्निफिकेंट रिस्क में से एक रिस्क की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ही था। याद है ना वो सिग्निफिकेंट रिस्क, अकाउंटिंग एस्टिमेट का रिस्क, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस का रिस्क। तो पार्टिकुलरली उन सिग्निफिकेंट रिस्क में से एक रिस्क की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ही था। उसके बाद अगर ऐसे 240 की बात करें, तो यहां पे जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एस्टिमेट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है, और वहां पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है सर, फ्रॉड कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आउट देयर इन ऐसे 240। उसके बाद अगर बात करें तो ऐसे 330 कि सर ऐसे 315 के अंदर अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया, ऐसे 315 के अंदर अकॉर्डिंगली हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया, हमने सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, बट उसका रिस्पॉन्स भी तो डिजाइन करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी तो परफॉर्म करने हैं, तो उसका रेफरेंस भी आएगा। फिर ऐसे 610 का भी रेफरेंस यहां पे आता है। ऐसे 610 के अंदर आपको याद होगा एक टॉपिक अपन ने किया था, डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है ना। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या था, जहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्शन देके काम कराता है, उसके काम को रिव्यू करता है, उसके काम को सुपरवाइज करता है। तो वहां पे एक टॉपिक आता था कि डायरेक्ट असिस्टेंस कब कब एडवाइजेबल नहीं है, डायरेक्ट असिस्टेंस कब कब एडवाइजेबल नहीं है। और हमने वहां पे डिस्कस किया था कि डायरेक्ट असिस्टेंस एडवाइजेबल नहीं है अगर वहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है मैनेजमेंट का। और सिग्निफिकेंट जजमेंट कहां इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट का, तो उसके अंदर एक एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ही था। तो ऐसे 610 का भी कोरिलेशन आता है, ठीक है ना। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और सबको शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बोल दो कि भाई जल्दी आ जाए, अपना सेशन ज्वाइन कर लें। उसके बाद अगर बात करें तो इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट का रेफरेंस अपने को अपने की ऑडिट मैटर्स में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, दिस इज वन ऑफ द एरिया वेयर सिग्निफिकेंट रिस्क इज इन्वॉल्वड। तो हो सकता है कि इसका जिक्र कैम के अंदर भी आए, की ऑडिट मैटर्स के अंदर भी आए, तो 701 के अंदर भी इसका रेफरेंस देखने को मिल सकता है। और अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स सही प्रकार से नहीं बने हैं, आप मैनेजमेंट को फिर बोलोगे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आप सही कर दीजिए, और अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट सही नहीं करता है, तो वहां पे फिर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन भी दिया जा सकता है, मतलब 705 का भी इंप्लीकेशन आ सकता है। ऐसे 580 WR का जो स्टैंडर्ड है उसका भी इंप्लीकेशन आएगा, बिकॉज आप इन एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग मैनेजमेंट से WR भी लेते हो। और साथ ही साथ यहां पे इंड AS 37 का भी रेफरेंस आता है, बिकॉज अगर कंपनी के खिलाफ मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी को प्रोविजंस बनाने होंगे या कंटिजेंट लायबिलिटी बनाना रहेगा, ऑल दोस आर एस्टिमेट्स। तो पार्टिकुलरली यहां पे इंड AS 37 का भी रेफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। तो ये सारे अलग अलग रेफरेंसेस जो आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अब देखना, अगर ऐसे 540 की बात करें, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ना एक सिंपल सा कैटेगराइजेशन करके चलना, आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। कि अगर हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें, सबसे पहले यू नीड टू कैटेगराइज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो देयर कैन बी बेटा 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वन कैन बी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स and another can be other than fair value accounting estimates. Mridul is asking कि सर inherent limitations, nature of financial reporting, वहां भी तो estimates का रेफरेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसे 200 के अंदर जब हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की बात करते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है एस्टिमेट्स बनाने में, तो वहां भी इसकी बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, राइट।
तो ऐसे ही आप लोग भी अगर इन्वॉल्व होकर अगर कमेंट करोगे, अगर चीजें बताओगे तो और मजा आएगा सेशन के अंदर, सेशन का जो बेनिफिट है वो और ज्यादा निकल के आएगा। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है सर। एक होता है फेयर वैल्यू एस्टिमेट, दूसरा होता है अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें तो वो एस्टिमेट्स जिनके लिए ना अपने को फेयर वैल्यूज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ईशॉप हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हो गया, अपने को फेयर वैल्यूज की जरूरत है। एक लिस्टेड कंपनी है जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसके रिगार्डिंग अपने को कुछ एस्टिमेट्स वगैरह बनाने हैं, तो उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है, उस फेयर वैल्यू के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एस्टिमेट्स बना सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब हम अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स की बात करें, इसका मतलब सर जहां फेयर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है ना। फॉर एग्जांपल कंपनी के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब अगर कंपनी के खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है तब अगर कंपनी कोई एस्टिमेट बनाएगा तो उसका कोई फेयर वैल्यू थोड़ी ना अवेलेबल है, वो तो पार्टिकुलरली सिचुएशन को एसेस करके एस्टिमेट बनाना होगा। तो अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। फिर ये जो दो एस्टिमेट्स है ना, इनको फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है इनटू एस्टिमेट्स हैविंग हाई रोम। एस्टिमेट्स हैविंग हाई रोम मतलब क्या हो गया, एस्टिमेट्स हैविंग हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड दूसरा एस्टिमेट्स हैविंग लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब एस्टिमेट्स हैविंग हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब जहां मेजर करना ना मुश्किल है एस्टिमेट को, और एस्टिमेट्स हैविंग लो रोम मतलब जहां मेजर करना ना आसान है। फॉर एग्जांपल अपने पास डाटा अवेलेबल है, रेडली डाटा अवेलेबल है, तो यार एस्टिमेट को मेजर करना आसान है, रिस्क कम होगा, समझ रहे हो, रिस्क कम होगा। लेकिन अगर अपने पास डाटा अवेलेबल नहीं है मेजर करने के लिए, तो वहां पे पार्टिकुलरली रोम ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो दैट विल बी एन एस्टिमेट हैविंग हाई रोम। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कैटेगराइज करके चलोगे, ठीक है। अदर फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एक अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स, देन यू कैन फर्दर कैटेगराइज एज एस्टिमेट्स हैविंग हाई रोम, एस्टिमेट्स हैविंग लो रोम। एंड उसके बाद जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो दो प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व होगा, या तो अनसर्टेनिटी का रिस्क होएगा या तो मैनेजमेंट बायसनेस का रिस्क होएगा, या तो अनसर्टेनिटी का रिस्क होएगा या तो मैनेजमेंट बायसनेस का रिस्क होएगा। अगर ये फ्लो आपको समझ में आ गया तो पार्ट ए ऑफ द स्टैंडर्ड तो यही है। आप देखना मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बहुत ही बढ़िया से स्टैंडर्ड को दो हिस्सों में सेग्रीगेट किया हुआ है, पार्ट ए ऑफ द स्टैंडर्ड एंड पार्ट बी ऑफ द स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले डेफिनेशंस दिया है, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होता है, एक बार गो थ्रू कर लोगे। फिर अगर बात करें रोम इन्वॉल्व, तो कौन से एस्टिमेट्स हैं जहां पे रोम कम है, कौन से एस्टिमेट्स है जहां रोम ज्यादा है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। तो पार्टिकुलरली देखो, आप लोग इतने समझदार हो कि मैं आपके सामने सिचुएशन रखूंगा ना, आप लोग मुझे बताओगे कि रोम कहां कम है और आप मुझे बताओगे सर रोम कहां ज्यादा है। मान लो सपोज कोई रूटीन नेचर का ट्रांजैक्शन है, सपोज मान लो कोई रूटीन नेचर का ट्रांजैक्शन है और रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन को लेकर ना एस्टिमेट बनाना है, तो तुम बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ, एस्टिमेट हैविंग लो रोम होगा या एस्टिमेट हैविंग हाई रोम होगा। रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, लॉजिकली सोचो, तो वहां पे क्या होने वाला है, रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो पार्टिकुलरली इट विल हैव ए लो रोम। लेकिन अगर रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, इट विल हैव ए हाई रोम। मान लो डाटा रेडली अवेलेबल है, डाटा रेडली अवेलेबल है, आप उस हिसाब से एस्टिमेट बना रहे हो, तो लो रोम। डाटा रेडली अवेलेबल नहीं है तो हाई रोम। तो इट इज क्वाइट लॉजिकल। प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल है, लो रोम। प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है, हाई रोम। तो इस तरीके से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो। आउटकम ऑफ लिटिगेशन, तो भाई आउटकम ऑफ लिटिगेशन, देयर इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, देयर इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व विद रिगार्ड टू लिटिगेशन, तो हाई रोम। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है मतलब पब्लिकली उसकी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली रोम ज्यादा रहेगा, बिकॉज मेजरमेंट में रिस्क हाई रहेगा। तो इस तरीके से अपने को कैटेगराइज करना है। फिर टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। हो सकता है आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि एग्जांपल्स ऑफ फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स बताइए या एग्जांपल ऑफ अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स बताइए। तो जहां भी फेयर वैल्यूज अवेलेबल है एस्टिमेट्स निकालने के लिए, वो उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू एस्टिमेट। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एसेट्स एक्वायर किया है हमने, है ना, कोई एसेट या लायबिलिटी का कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व है, तो वहां पे फेयर वैल्यूज अवेलेबल है ना उन एसेट्स का, उन लायबिलिटीज का, उन शेयर्स का। दैट इज वाई फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। और अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हो गया, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर लिटिगेशंस, प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो यहां पे फेयर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गया। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट क्यों होता है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट इसलिए होता है बिकॉज मे बी इन्वेंट्री एक्सपायर्ड हो गया, समझ रहे हो। तो दैट इज वाई दिस आर अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। उसके बाद अब क्या बोला था मैंने, दो प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, एक एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का रिस्क इन्वॉल्व होता है और एक बायसनेस का रिस्क इन्वॉल्व होता है। इन दो मुद्दों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
What are the factors that may influence the degree of estimation uncertainty associated with an accounting estimate? साहब जब हम अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, इतना तो पक्का है, लेकिन अनसर्टेनिटी कितना इन्वॉल्व है, ज्यादा इन्वॉल्व है, कम इन्वॉल्व है, वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। लॉजिकल से चीज है सर, कोई भी 4 पॉइंट याद करके चलो। सबसे पहले जजमेंट्स। जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात होती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में मैनेजमेंट अपना जजमेंट लगाता है, इसीलिए यहां पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो जजमेंट कितना इन्वॉल्व है वो चेक करो, कितना जजमेंट इन्वॉल्व है। अगर जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होगा। फिर पार्टिकुलरली आप देखें assumptions, कि जब भी एस्टिमेट बनाए जाते हैं वो assumptions के अनुसार बनाए जाते हैं। तो assumptions is also something that will decide the degree of estimation uncertainty. Then जब भी ये assumptions वगैरह बनाया जाएगा, जब भी ये estimate वगैरह बनाया जाएगा, ये डाटा को यूज करके बनाया जाएगा, तो आप ये देखो कि डाटा रिलायबल है कि नहीं है, डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर रिलायबल डाटा अवेलेबल होगा तो एस्टिमेट्स कम अनसर्टेन होंगे, लेकिन अगर रिलायबल डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा होगी। एकदम लॉजिकल सी चीज है, एकदम लॉजिकल सी चीज है। उसके बाद आप ये देखो कि आपका जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो ऑब्जर्वेबल इनपुट के ऊपर बेस्ड है या अनऑब्जर्वेबल इनपुट के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जर्वेबल इनपुट के ऊपर बेस्ड है मतलब सर मार्केट में ना डाटा अवेलेबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी अपने कंपनी के शेयर्स का क्या कर रहे हो सर, वैल्यूएशन वगैरह निकाल रहे हो, एस्टिमेट्स बना रहे हो, और ऑलरेडी कंपनी में स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड है। तो अगर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड है इसका मतलब ऑब्जर्वेबल इनपुट। लेकिन अगर मान लो स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड नहीं है, आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर का क्या कर रहे हो सर, वैल्यूएशन कर रहे हो जो कि अनलिस्टेड है, तो अनऑब्जर्वेबल इनपुट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अलावा आप देख लो कि कोई रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक अवेलेबल है क्या। अगर रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक अवेलेबल है तो ऑब्वियस चीज है यार, अनसर्टेनिटी कम है। बट अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक अवेलेबल नहीं है मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा है। आप लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड देख लो यार, एस्टिमेट अगर आप बहुत लंबे फोरकास्ट के लिए बनाओगे, मान लो अगले 5 साल का आप एस्टिमेट बना रहे हो तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगले 1 साल का एस्टिमेट बना रहे हो तो अनसर्टेनिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इट इज क्वाइट लॉजिकल। तुमसे बोला जाए बेटा अगले 5 साल में क्या करने वाले हो, एस्टिमेट बनाना, तो अनसर्टेनिटी कितना ज्यादा है। लेकिन अगर तुमसे यह बोला जाए कि अगले 2 दिन का एस्टिमेट बनाना, कि अगले 2 दिन में तो क्या करने वाला है, तो अनसर्टेनिटी कितना कम है। तो इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड। तो कोई भी 4 पॉइंट याद करके चल लेना। फिर एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल बताइए जिससे अपने को यह समझ में आए कि मैनेजमेंट बायस्ड हो रहा है एस्टिमेट बताते वक्त। तो यार मैनेजमेंट ना अपने हिसाब से एस्टिमेट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। मान लीजिए मैनेजमेंट ने ना एस्टिमेट बनाने का मेथड चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं अपने को लग सकता है कि मैनेजमेंट बायस्ड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट जो एस्टिमेट्स बना रही है या तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म वाला पैटर्न शो कर रही है या तो बहुत ज्यादा पेसिमिज्म वाला पैटर्न शो कर रही है। एक होता है ना, कुछ लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मैंने बोला बेटा अगले 1 महीने का टारगेट बनाना, कितना पड़ेगा। एक लड़का बहुत ही पॉजिटिव है, तो 12-12 घंटा करके तो सर पढ़ ही लेंगे सर, 12-12 घंटा तो मिनिमम पढ़ ही लेंगे, 1 महीने में 360 आवर्स तो पढ़ ही लेंगे। इसका मतलब तुम बायस्ड हो रहे हो यार, तुम अपने लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और दूसरा, मुझसे कैसे पढ़ाई होगी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझसे तो 4 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। दोनों सिचुएशन में तुम क्यों बायस्ड हो। तो एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट बायसनेस। और फिर आता है पार्ट बी ऑफ द स्टैंडर्ड, जो कि हमारे एक्चुअल में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर, अपने को रिस्क आइडेंटिफाई करने का रहेगा। रिस्क आइडेंटिफाई करने का रहेगा मतलब अपने को रैप परफॉर्म करने का रहेगा ऐसे 315 के अकॉर्डिंग। फिर रैप परफॉर्म करने के बाद अपने को ऐसे 330 के अकॉर्डिंग फैप परफॉर्म करने का रहेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का रहेगा। अपने को मैनेजमेंट से WR लेना रहेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना रहेगा। तो आप देखो कि ये सारी चीजें यहां पे आएंगी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 540 का। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 540 आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 540 आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट ना आप हमेशा लिख सकते हो। यू कैन राइट एवरी टाइम व्हेनेवर एनी क्वेश्चन ऑन ऐसे 540 कम्स। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेबल FRF, कि जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो रीजनेबल है कि नहीं है, और जो भी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। तो जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है सर वो रीजनेबल है कि नहीं है, और पार्टिकुलरली जो भी डिस्क्लोजर्स है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है, पार्टिकुलरली रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ऐसे 315 के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, रैप परफॉर्म करना है, यानी अपने को क्या करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ठीक है। और फिर ऐसा 330 के अकॉर्डिंग अपने को फैप परफॉर्म करना है, यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो अब देखना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है रैप।
ऐसे 315 के अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से रिस्क ऑफ आपने क्या किस तरीके से क्या करना है सर, रोम आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन इस एक तरीके से और पूछा जाता है कि हाउ एज ए ऑडिटर विल यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। हाउ एज ए ऑडिटर विल यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो यहां भी ये रैप वाला ही पार्ट आता है, यहां भी ये रैप वाला ही पार्ट आता है, ठीक है। आइडियली वहां पे ना फैप वाला पार्ट आना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछ रहा है कि आप कैसे मिनिमाइज करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। तो खाली अंडरस्टैंडिंग लेके तो यार आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे, आपको फर्दर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करना रहेगा। बट आईसीआई ने क्या लिखा है कि रैप वाला पार्ट लिखा है। तो आईसीआई हमारा खुदा है, आईसीआई हमारा भगवान है। अगर आईसीआई ने बोल दिया कि रोम मिनिमाइज करने के लिए रैप परफॉर्म करना है तो ठीक है, रैप परफॉर्म करना है। अब रैप में अपने को क्या करनी होती है सर, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। रैप में क्या करना होता है सर, अपने को अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। अब अंडरस्टैंडिंग किस चीज की लेनी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है अपने को ईट की। अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है अपने को ईट की। किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, अपने को ईट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। अपने को ईट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। व्हाट इज ईट, व्हाट इज ईट, ई फॉर एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, कि जो भी एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है बराबर है कि नहीं है। उसके बाद ए फॉर एप्लीकेबल एफआरएफ विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड टी फॉर ट्रांजैक्शंस, कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं या जो भी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइज हो सकता है, क्या मैनेजमेंट ने उन सारे ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है क्या। क्या मैनेजमेंट ने उन सारे ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है क्या। तो क्वाइट लॉजिकल, ठीक है ना, क्वाइट लॉजिकल। तो पार्टिकुलरली रैप की बात करें तो रैप के अंदर आप क्या ध्यान रखोगे, तो रैप के अंदर आप ईट का ध्यान रखोगे। ये तीन चीजें याद रह जाएंगी, ईट का ध्यान रखोगे। तो ई से क्या रहेगा, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, ए से क्या रहेगा, एप्लीकेबल एफआरएफ, और टी से क्या रहेगा, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जिसकी वजह से न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइज हो सकते हैं। अब यहां पे एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें देखनी है, तो एक तो आप मेथड देख लीजिएगा कि जो भी मेथड यूज किया गया है एस्टिमेट्स बनाने के लिए बराबर है कि नहीं, कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं, कंट्रोल्स चेक कर लीजिएगा। जो भी अजम्पशंस यूज किए गए हैं, अजम्पशंस चेक कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है क्या। ये देख लीजिएगा कि मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है क्या। तो ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिएगा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट आर द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू द नीड ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट सर चेंज हो सकता है, जहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो सकता है। तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से ना जाके इंक्वायरी करोगे। ऐसे 315 के अंदर रैप का फर्स्ट टेक्निक क्या होता है, इंक्वायरी। तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से जाके इंक्वायरी करोगे। और क्या चीज का इंक्वायरी करोगे, कैसे आप पता लगाओगे कि यार कोई नया अकाउंटिंग एस्टिमेट का नीड है क्या। तब पता लगाओगे, सुनो सुनो मैनेजमेंट, सुनो सुनो, कुछ चेंजेस हुआ है क्या, तुम कुछ नया ट्रांजेक्शन वगैरह एंटर कर रहे हो क्या, तुम कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हो क्या, कुछ टर्म्स वगैरह चेंज हुआ है क्या, कुछ नई अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह एप्लीकेबल हुई हैं क्या, तुम्हारी कुछ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस हुआ है क्या, कुछ नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आए हैं क्या। क्योंकि लॉजिकली सोचो, कुछ चेंज होगा तब जाके आप क्या करोगे, नया एस्टिमेट बनाओगे या एस्टिमेट में चेंजेस करोगे। तो आप मैनेजमेंट से क्या इंक्वायर करोगे, कुछ नया ट्रांजैक्शन एंटर किया है क्या, ट्रांजैक्शंस में चेंजेस हुए हैं क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं क्या, कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं क्या। तो ये सारी चीजें आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे। एंड दिस आर द सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से नया अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइज हो सकता है। ठीक है जी, अब हमने क्या कर लिया, रैप परफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फैप परफॉर्म करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है फिर से, रिस्पॉन्सेज टू द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब लॉजिकल सा चीज सोचना, एकदम लॉजिकल सा चीज सोचना। जो फैप आएगा ना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आएगा ना, वो रैप से रिलेटेड ही होगा। वो क्या होगा सर, रैप से रिलेटेड ही होगा। रैप में अपन ने क्या किया था, रैप में अपन ने ईट किया था, यानी अपन ने रैप में अंडरस्टैंडिंग ली थी एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस बराबर है कि नहीं। रैप में अपन ने अंडरस्टैंडिंग ली थी कि जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। और रैप पे अपन ने अंडरस्टैंडिंग ली थी कि जो भी ट्रांजैक्शंस इवेंट्स वगैरह है उसको कंसीडर किया कि नहीं किया। अब बेस्ड ऑन एसेस्ड रॉम ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा, देखना पहले एफआरएफ वाला पॉइंट ही आ गया, whether management has appropriately applied FRF relevant to the accounting estimates, यानी उसी के ऊपर बेस्ड है। अगला पॉइंट किसके ऊपर आ गया सर, अगला पॉइंट वही पार्टिकुलरली एस्टिमेट्स के मेथड्स वगैरह के ऊपर आ गया कि whether the methods for making the accounting estimates are appropriate and consistent, whether the methods for making accounting estimates are appropriate and are consistent। फिर रैप परफॉर्म करते वक्त ना एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में ना आप ये भी देख रहे थे कि पिछले साल के मुकाबले एस्टिमेट में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। तो यहां में फैप पे भी ये पॉइंट आ जाएगा, यहां में फैप पे भी ये पॉइंट आ जाएगा कि प्रायर पीरियड के मुकाबले कुछ चेंजेस वगैरह है क्या, अगर चेंजेस वगैरह है तो एप्रोप्रिएट है क्या। फर्दर आप क्या करने वाले हो,
आप डिटरमाइन करने वाले हो, आप इवेलुएट करने वाले हो कि जो भी मेथड यूज हुआ था फॉर द मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेट वो एप्रोप्रिएट है क्या, जो भी मेथड्स वगैरह यूज हुए थे वो मेथड्स एप्रोप्रिएट है क्या। ठीक है जी। फिर आपने रैप में क्या अंडरस्टैंडिंग लिया था, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली थी। तो आप टेस्ट करने वाले हो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, आप टेस्ट करने वाले हो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की मैनेजमेंट ने किस प्रकार के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाया है। और मन की संतुष्टि के लिए, मन की सेटिस्फैक्शन के लिए आप खुद भी क्या करोगे, एक एस्टिमेट तैयार करोगे। मन की संतुष्टि के लिए आप क्या करोगे, अपना खुद भी एक एस्टिमेट तैयार करोगे, अपना खुद भी एक कैलकुलेशन करोगे और उसे मैनेजमेंट के कैलकुलेशन के साथ मैच करोगे, जिसे बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। खुद से डेवलप कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट गिव्स राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर आपको पता चलता है साहब कि अकाउंटिंग एस्टिमेट सिग्निफिकेंट रिस्क को राइज कर रहा है, मतलब ऐसे 315 में आपने सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया था, अब आपको पता चला कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क पैदा हो रहा है, तो ऑडिटर क्या क्या इवैल्यूएट करने वाला है, ऑडिटर क्या क्या इवैल्यूएट करने वाला है। तो लॉजिकल सी चीज है, आप क्या क्या इवैल्यूएट करोगे, आप मैनेजमेंट से पूछोगे सुनो ना, अगर एजम्पशन में, अगर एस्टिमेट बनाने में जो तुमने एजम्पशन फॉलो किया है इसमें रिस्क इतना ज्यादा है, तो कोई ऑल्टरनेटिव एजम्पशन नहीं है क्या, तुमने कोई ऑल्टरनेटिव एजम्पशन कंसीडर नहीं किया है क्या। तो मैनेजमेंट से क्या पूछोगे, क्या इवैल्यूएट करोगे, कोई ऑल्टरनेटिव एजम्पशन कंसीडर नहीं किया है क्या, जो एजम्पशन तुमने बनाया है वो रिजनेबल है कि नहीं है, जो एजम्पशन तुमने बनाया है वो रिजनेबल है कि नहीं है, जो एजम्पशन तुमने बनाया है वो रिजनेबल है कि नहीं, तुम्हारा इंटेंशन है कि नहीं उस चीज को करने का। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला बेटा अगले 2 महीने का एस्टिमेट बनाना, तो कितना पड़ने वाला है, अगले 2 महीने का एस्टिमेट बना दे तो कितना पड़ने वाला है। तो तुमने पार्टिकुलरली क्या किया, इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन तुमने एक एस्टिमेट बना के दिया, सर अगले 2 महीने में डेली 12-12 घंटा करके अपन पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगा कि यार एस्टिमेट में ना रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या देखूंगा, तेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव अजम्पशन नहीं है क्या, तेरा ये अजम्पशन रिजनेबल है क्या, तेरा इंटेंशन भी है क्या करने का, तेरा इंटेंशन भी है क्या 12-12 घंटा पढ़ने का। तो ये सारा कुछ मैं क्या करने वाला हूं, देखने वाला हूं। और फिर मैं ना खुद अपना एक रेंज भी बनाऊंगा कि मेरे हिसाब से तू कितना पढ़ सकता है, फिर मैं अपने हिसाब से रेंज भी बनाऊंगा कि मेरे हिसाब से तू कितना पढ़ सकता है। तो यहां पे वही सारी चीजें आ गई है। फिर उसके बाद रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की आप क्या करोगे सर, आप मैनेजमेंट से WR लेके चलोगे, आप क्या करोगे सर, आप मैनेजमेंट से WR लेके चलोगे रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स। अब WR किन चीजों के बारे में लोगे सर, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एस्टिमेट्स, जो भी अजम्पशंस है वो बराबर है कि नहीं है, डिस्क्लोजर्स कंप्लीट है कि नहीं है, तो आप इन चीजों के बारे में WR लेके चलोगे। क्वाइट लॉजिकल कि जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो बनाने का प्रोसेस है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, जो भी मेथड्स है वो सही है कि नहीं, जो भी अजम्पशंस है वो प्रॉपर है कि नहीं, मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। तो इन चीजों के रिगार्डिंग आप WR लेके चलोगे। और अगर यहां पे मैनेजमेंट ने WR नहीं दिया तो ऐसे 580 लग जाएगा। और ऐसे 580 क्या बोलता था, अगर मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया, लिखित में देने से मना कर दिया, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करो और फाइनली उस चीज का इंप्लीकेशन अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में कंसीडर करके चलो। तो वही 3 बातें यहां पे ऐसे 580 वाली आ गई। एंड फाइनल टॉपिक है यहां पे रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखो सर, आप ऑडिट कर रहे हो करंट ईयर का, आपने एस्टिमेट्स रिव्यू करने हैं करंट ईयर का, लेकिन आपके मन में क्या आएगा पता है, एक काम करता हूं मैं पिछले सालों के ना एस्टिमेट चेक करता हूं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर मैं पिछले सालों के एस्टिमेट्स चेक करूंगा तो मैं ये चेक कर पाऊंगा पिछले सालों में क्या एस्टिमेट बनाया था और एक्चुअल्स क्या थे, एक्चुअल में पिछले सालों में क्या एस्टिमेट बनाया था और एक्चुअल्स क्या थे। तो आपको पता चल जाएगा कि यार जो पिछले साल एस्टिमेट्स वगैरह बनाए थे वो कितने एक्यूरेट थे, वो कितने रिजनेबल थे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट का जो एस्टिमेट मेकिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन का बनाने का प्रोसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके अंदर कितना ज्यादा एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो यहां पे इतना ही बोला गया कि आप प्रायर पीरियड एस्टिमेट्स को भी रिव्यू कर रहे हो फॉर देयर रिव्यू कर सकते हो फॉर देयर सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन। आप मैनेजमेंट से पुराने साल के डाटा वगैरह भी मांग सकते हो ताकि आप पुराने साल के एस्टिमेट्स की एक्यूरेसी को चेक कर सको। और इससे क्या होगा कि आपको करंट ईयर का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं उसका भी आइडिया लग जाएगा। क्लियर है। एंड एक चीज ध्यान रख के चलना कि आप जो ये रिव्यू कर रहे हो पुराने साल के एस्टिमेट्स का, आपका इंटेंशन क्या है, खाली ये देखना कि यार जो करंट एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। आप पुराने साल के एस्टिमेट्स को क्वेश्चन नहीं करने वाले, आप मैनेजमेंट को ये नहीं बोलने वाले अरे सुन तूने तो पहले एस्टिमेट गलत बनाया था, तेरा तो एस्टिमेट गलत हो गया, मतलब तेरा एस्टिमेट गलत था। नहीं, आपका काम पुराने एस्टिमेट्स को क्वेश्चन करना नहीं है, आप पुराने एस्टिमेट्स को रिव्यू कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एस्टिमेट मेकिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। तो ये चीज समझ के चलना, द रिव्यू इज नॉट इंटेंडेड टू कॉल इनटू क्वेश्चन द जजमेंट्स मेड इन द प्रायर पीरियड दैट वेर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। ठीक है जी। और फिर ऑडिटर भी क्या करता था, अपने एक रेंज बनाता था जिसे बोलते थे ऑडिटर्स पॉइंट एस्टिमेट। तो अगर मान लीजिए आपने जो रेंज बनाया और मैनेजमेंट ने जो रेंज बनाया उसमें कोई डिफरेंस है,
तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे एडजस्ट करके चलो, और अगर मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करता वहां पे तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट इश्यू कर दोगे। सिंपल सी बातें हैं। तो आप देखना क्वेश्चंस किस प्रकार के यहां पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एज ए ऑडिटर हाउ विल यू मिनिमाइज रोम विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो यहां पे आप रैप परफॉर्म करोगे, वो रैप वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 ईट वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। अगला, ऑडिटर हैज रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू रिव्यू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल एस्टिमेट्स एंड देयर सब्सिक्वेंट रीएस्टिमेशन फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, प्लीज एडवाइज। तो यानी अभी जो टॉपिक हमने किया था रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेट्स, वो वाला टॉपिक आ जाएगा। मैनेजमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता। CA Harry, auditor of ABC Limited, is concerned with identification and assessment of ROM for accounting estimates. Guide him with regard to the estimation making process. खाली यहाँ estimation making process की बात कर रहा है। यानी हमने जब रैप परफॉर्म किया था, रैप में हमने ईट किया था, ईट के अंदर इसे estimation making process था, तो estimation making process के अंदर के पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है ना। Then CA Bal is the auditor of Healthy Foods Private Limited. He foresees the risk of material misstatement due to this fair value estimates. Suggest how shall he deal with such risk. तो लॉजिकल सी चीज है, उसने फोर्स ही किया है कि रिस्क है, बोला इसको डील कैसे करेगा, मतलब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है, अब ये सजेशन मांग रहा है कि डील कैसे करूं, मतलब फैप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फैप की बात हो रही है। यानी वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के पॉइंट्स आ जाएंगे कि ऑडिटर चेक करेगा कि जो मेथड्स है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ वगैरह है वो सही है कि नहीं है। तो इसके अंदर वो फैप वाले पार्ट की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया अपने ऐसे 540, दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड माना जाता है, बट आई बिलीव कि ये स्टैंडर्ड सिंपल है। इस स्टैंडर्ड में एज सच कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है।